types of interference. Now first type is constructive interference, and second is destructive interference. तो फर्स्ट की देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका क्या होता है, व्हेन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, देन द इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जिन पॉइंट्स पे आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका क्या होगा कि जो हमने इंडिविजुअल जो वेव फ्रंट हैं आपके, ठीक है, या जो इंडिविजुअल जो वेव है आपकी, तो जिन पॉइंट्स पे आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के सम के इक्वल होगा, वहाँ पर आपका कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2, यानी इंडिविजुअल जो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल रहेगा, ठीक है। और इन पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी क्या रहेगी हमारी, मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा टाइप होता है आपका डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, व्हेन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल waves, and this interference is known as destructive interference and the intensity is minimum. Intensity इन पॉइंट्स पे आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो नेक्स्ट है आपका कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स आपके क्या है, द सोर्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी इट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी विच सोर्स दोज हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्स। वो हमारे क्या बोले जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स बोले जाते हैं। इसके बाद में हमारी है कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। नाउ फर्स्ट कंडीशन, सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। सबसे पहली जो कंडीशन है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। नेक्स्ट कंडीशन है द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी इक्वल। द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी इक्वल, या नियरली इक्वल भी बोल सकते हो। या तो इक्वल होना चाहिए, नियरली इक्वल, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी द सोर्सेज शुड बी नैरो। द सोर्सेज
शुड बी नैरो। जो सोर्सेज हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। दूसरा, टू सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर। टू सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर, यानी दोनों के दोनों जो सोर्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या बहुत कम होनी चाहिए। जैसे एक सोर्स आपका यहाँ रखा है तो दूसरा यहाँ पे रखा होना चाहिए पास में ही, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, कम होनी चाहिए। दोनों हमने जो लाइट सोर्स ले रखे हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सोर्स शुड बी लार्ज। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सोर्स शुड बी लार्ज, क्योंकि जो इंटरफेरेंस जब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपका ये एक सोर्स है, एक ये सोर्स है और स्क्रीन हमारी बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए, तो इसी स्क्रीन पे हम क्या है इंटरफेरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि कहीं कहीं पे हमें डार्क मिलेगा, कहीं पे ब्राइट मिलेगा। तो जहाँ पे हमें डार्क पॉइंट मिलते हैं उसको डार्क फ्रिंज बोल देते हैं, जहाँ पे हमें लाइट मिलती है यानी ब्राइट, ठीक है, तो उसको हमें स्ट्रिप टाइप में मिलती हैं तो उसे हम बोल देते हैं ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें क्या स्क्रीन पे मिलती हैं। तो स्क्रीन और जो सोर्सेज हैं, ठीक है, जो कोहेरेंट जो सोर्सेज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या लार्ज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका द सोर्सेज ऑफ लाइट। द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, जो हमारा सोर्सेज है। नेक्स्ट है आपका मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स। मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट sources. Now first method is division of wave front, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि वेव फ्रंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन दिस डिवाइड वेव फ्रंट इन टू पार्ट्स, तो वो मेथड हमारा बोला जाएगा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके भी हम क्या है कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका टू पार्ट्स में हम बाय द मिरर भी कर सकते हैं, लेंस का यूज कर सकते हैं, प्रिज्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या है वेव फ्रंट को टू पार्ट्स में हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट है आपका टॉपिक भी है। सेकेंड मेथड इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी इनकमिंग बीम है, जो लाइट बीम है, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड को हम क्या है टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन दिस मेथड द एम्पलीट्यूड of incoming beam divide into two parts, ठीक है। These two parts move together with constant path difference. These two parts move together with constant path
डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कलर्स इन थिन सोप फिल्म। ठीक है, तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस में हमें रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वेव इक्वेशन हमें पता है, 11th में हमने पढ़ा था कि y इक्वल टू क्या होता है हमारा a साइन ओमेगा t, यही पढ़ा था। ठीक है, वेव इक्वेशन पढ़ी थी ना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो हम क्या है फर्स्ट सोर्स के लिए ले रहे हैं, तो फर्स्ट सोर्स के लिए हम क्या है इसको y1 मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड को हम a1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन होगी फर्स्ट। एंड अनदर सोर्स के लिए y2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसमें खुद थोड़ा सा हमने फेज डिफरेंस ले लिया है, वो फेज डिफरेंस हमारा कितना है 5 है। तो बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब हम क्या है इसमें सिर्फ मैथ का यूज होना है, इनको हम क्या ऐड कर देंगे, y इक्वल टू y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो a1 साइन ओमेगा टी एंड a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन a प्लस बी, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा साइन a कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले का हम क्या है यहाँ पे यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट में a2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। इन दोनों टर्म्स में देखिएगा ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा टी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस 5 और साइन ओमेगा टी हमारा कॉमन आ गया, प्लस ये हो जाएगा हमारा a2 साइन 5 इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज a1 प्लस a2 कॉस 5 इज इक्वल टू a कॉस थीटा, यानी ये जो आपका टर्म है a1 प्लस a2 कॉस 5, इसकी जगह हमने क्या मान लिया है a कॉस थीटा, और जो आपका a2 साइन 5 है इसकी जगह हम मान लेते हैं a साइन थीटा। इसको दे दो थर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगी फोर्थ और इसको फिफ्थ। तो ये हमने क्या सपोज कर लिया, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस इसकी जगह हो जाएगा आपका a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इन दोनों में से अब आपका a कॉमन आ जाएगा, देन y इक्वल टू a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये दोबारा से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी का, यानी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दिस इज द इक्वेशन 6। ये जो इक्वेशन है आपकी क्या है, हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है।
तो ये हो जाएगी आपकी दिस इज द रिजल्टेंट वेव, दिस इज द, थस कर लो, सो दैट थस द रिजल्टेंट वेव इज हार्मोनिक वेव। जो सिंपल हार्मोनिक जो वेव पढ़ी थी उसी वेव की फॉर्म में आपका इक्वेशन आ रही है हार्मोनिक वेव। तो ये आपकी रिजल्टेंट जो वेव हमें मिलेगी वो भी हार्मोनिक होगी, और जो हमारी इंडिविजुअल वेव्स थी वो भी हमारी क्या थी, हार्मोनिक वेव थी। ठीक है, ठीक है ना। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आपका कैपिटल ए, हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए। अब हमें ये जो रिजल्टेंट, ये आपका कैपिटल ए आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोथ वेव का। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने कंसीडर किया था ना, a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू a कॉस थीटा और a2 साइन फाई इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो फोर्थ और जो फिफ्थ इक्वेशन है इन्हीं का स्क्वायर करके सम कर देंगे। ठीक है, तो इन्हीं का स्क्वायर करके क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो हमें क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ एंड एडिंग, बाद में उनको हम क्या है जोड़ देंगे। तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। यानी इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का स्क्वायर करके हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में इनका स्क्वायर और कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इक्वल टू हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन फाइव। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से तो आपका a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये जो आपका a2 स्क्वायर कॉस फाइव है और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर जो फाइव है, इनमें से हमारा a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये भी आपका साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। तो इनकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो इनकी जगह हम क्या 1 रख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। इक्वेशन हो जाएगी 7 और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 8। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8। लेकिन जो इंटेंसिटी होती है, बट the intensity of light is directly proportional to the square of the amplitude। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड आपका a है, तो I is directly proportional to a square, so that we remove the sign of proportionality, then constant k, तो I equal to k a square। अब हम यहाँ पे क्या कर रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कि यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी I इक्वल टू के ए स्क्वायर हो जाएगी, और ये जो आपका I1 जो होगा वो I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका के A1 स्क्वायर
एंड I2 इक्वल टू हो जाएगा KA2 स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम क्या है, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा KA स्क्वेयर इज इक्वल टू KA1 इक्वेशन 7 से, फ्रॉम इक्वेशन 7 KA1 स्क्वेयर प्लस KA2 स्क्वेयर प्लस 2KA1A2 कॉस फाई। सबसे पहले हमने क्या किया है, इनमें बोथ साइड में k का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो k का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको KA स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, I, ठीक है। ये आपका KA1 स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपका I1, KA2 स्क्वेयर हो जाएगा आपका I2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको अंडर रूट में हम करके लिख सकते हैं KA1 का स्क्वेयर इंटू अंडर रूट KA2 का स्क्वेयर कॉस फाइव। तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर रूट में इंटू कॉस फाइव। ये रिजल्टेंट हमारी क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी। ये रही आ जाएगी हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हम यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं कि मैक्सिमम यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। और इंटेंसिटी जब हमारी मैक्सिमम कब होगी, क्योंकि जो हमारा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया है रिजल्टेंट का, ये आया आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव आया है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारी कॉस फाइव की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कॉस फाइव की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और जो कॉस फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी +1। तो यहाँ पे फाइव यानी जो किस एंगल के लिए वैल्यू 1 आती है कॉस में, वो या तो 0 डिग्री के लिए आती है, या फिर 2 पाई के लिए आती है, या फिर 4 पाई के लिए आती है। तो फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई। फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई। यानी यहाँ पे हम n की वैल्यू रखें 0 1 2। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0, 1 रखी तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई, 2 रखा तो हमने कितना आ जाएगा 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई। ठीक है, तो इनके लिए आपके क्या होगा, इंटेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा फाई एंगल है यही आपका क्या है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू आ गया हमारा 2n पाई। किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2n पाई। अब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस और निकाल लेते हैं। तो ये 11th में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा वेवलेंथ है आपकी वेव की, इनटू फेज डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा x से डिनोट कर देते हैं। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, और जो फेज डिफरेंस है वो हो गया आपका 2n पाई। तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये ध्यान रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है। अब हम मैक्सिमम इंटेंसिटी हम फाइंड कर लेते हैं। तो I मैक्सिमम कॉस फाइव की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा। या फिर हम इसे I मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो गया। यानी I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट में I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड के टर्म में यदि हम देखेंगे तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये आपका एम्पलीट्यूड के टर्म में है, और ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी के टर्म में मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की।
फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? तो कॉस फाई की वैल्यू जो मिनिमम होती है वो कितनी होती है हमारी? -1। कॉस फाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? -1। यानी फाई की जो वैल्यू है -1 जो वैल्यू होगी आपकी पाई की होगी। कॉस पाई की वैल्यू आपकी -1 आती है। 3 पाई की, 5 पाई, इन सब की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? -1 रहेगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई। और यहाँ n की वैल्यू क्या है? 1 2 3। तो n की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो पाई मिलेगा, 2 रखेंगे तो 3 पाई मिल जाएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो आपका 5 पाई आ जाएगा। तो ये जो आपका फाई की वैल्यू है ये आ गया आपका फेज डिफरेंस। ये क्या आ गया आपका? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई। अब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस और निकाल लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे हम फेज डिफरेंस की वैल्यू रख देंगे। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई, देन पाई टू पाई कैंसिल। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। तो ये चीज़ ध्यान रख लेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस होता है वो 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 होता है। अब हम मिनिमम इंटेंसिटी हम फाइंड कर लेंगे। आई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। कॉस फाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 2√I1 I2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी मिनिमम इंटेंसिटी आ गई। या फिर एम्पलीट्यूड के टर्म में आपका A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर भी हम क्या है इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गई हमारी मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है कि हमें दे रखा है एम्पलीट्यूड दे रखे हैं